फाइनली जब वर्ल्ड वार वन 1919 में ख़त्म हो गई, ठीक है, तो इंडिया ने जो अपना वादा था मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो 1919 में देने थे वो रिफॉर्म्स दे दिए, ठीक है। और उसके अंदर हम देखेंगे कि अभी वो डिमांड्स जो वो जो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स दिए गए तो उसमें कौन कौन सी डिमांड्स थी जो ब्रिटिश इंडियंस कर रहे थे वो पूरी की गई, ठीक है। इन्हीं को अभी हम देखते हैं और ये फाइनली 1919 में दे दिया गया क्योंकि 1919 में वर्ल्ड वार वन खत्म हो गई और ब्रिटिश ने फिर वहां से फारिग हुआ और फारिग करके इन्होंने यहाँ पे रिफॉर्म्स दे दिए। तो अभी हम इन रिफॉर्म्स को पढ़ते हैं कि इनकी क्या खासियत थी, क्या क्या चीजें इसके अंदर शामिल की गई थी। करेक्ट। सो इसे कहते हैं मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में। मॉन्टेग गवर्नर जनरल था, चेम्सफोर्ड वहाँ का सेक्रेटरी था। इन्होंने मिलकर जो है ये रिफॉर्म्स दिए थे, इसलिए जैसे पहले मिंटो पार्ले रिफॉर्म थे और फिर ये मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म थे 1919 में, ठीक है। इसको देखते हैं। सो इंडियंस स्टार्टेड अ मूवमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार वन। मैंने बताया आपको जिसकी वजह से उन्होंने रोलेट एक्ट भी दिया और उन्होंने जलियांवाला बाग ट्रेजेडी भी की। ये मूवमेंट चल रही थी यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी ड्यू टू लखनऊ पैक्ट, हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी बड़ी खुल के सामने आ गई लखनऊ पैक्ट के बाद। मूवमेंट भी चल रही थी तो ब्रिटिश ये सारी चीजें देख रहा था। इंडियंस मोर अवेयर पॉलिटिकली, वो थोड़े पॉलिटिकली मेच्योर हो रहे थे बहुत ज्यादा, ब्रिटिश को इस चीज का भी पता था। इन ऑर्डर टू पेसिफाई मुस्लिम्स ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट लॉर्ड चेम्सफोर्ड एज गवर्नर जनरल इन द सब कॉन्टिनेंट। उसको भेजा, चेम्सफोर्ड को गवर्नर जनरल था। मॉन्टेग जो सेक्रेटरी फॉर इंडिया था अनाउंस रिफॉर्म्स फॉर इंडिया आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। तो ये पहले भी अनाउंस हो चुका था, हर 10 साल के बाद होंगे, तो ये दिए गए। उन्होंने कहा कि अभी भी हम देंगे जैसे कि हमने अनाउंस किया था। रिफॉर्म्स प्राइमरी एम वाज टू ट्रेन इंडियंस फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट। तो इनका जो मफहूम रखा गया, एम रखा गया कि हम ये रिफॉर्म्स इस वजह से दे रहे हैं कि इंडियंस को हम सेल्फ गवर्नमेंट के लिए तैयार करें कि अगर हम कभी छोड़ के जाएं तो उनके पास इतनी कैपेसिटी तो होनी चाहिए कि वो खुद उसको संभाल सकें। तो ये किस्म की ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग के लिए हम ये पावर दे रहे हैं, ये रिफॉर्म्स हम दे रहे हैं 1919 के। ये ब्रिटिश का आर्गूमेंट था और फाइनली उन्होंने 1919 में ये रिफॉर्म्स जो थे वो दे दिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं ये रिफॉर्म्स क्या थे, इनके सैलिएंट फीचर्स क्या थे। और आपको ये जो रिफॉर्म्स हैं, ये रिफॉर्म्स 1919 से बहुत ही ज्यादा चेंज नजर आएंगे, ये बहुत ही एडवांस नजर आएंगे और इसमें आपको काफी सारी चीजें हैं जो आपको बहुत ही डेवलप्ड नजर आएंगी, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश को पता था कि उन्होंने भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडियंस को वो चीजें प्रोवाइड करनी थी। पहले वो इतने पावर नहीं दे सकते थे, क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकली इतने मेच्योर थे ही नहीं थे ब्रिटिश इंडियंस जो थे। तो अभी वो हो रहे थे तो उस हिसाब से वो पावर दे रहे थे। तो नंबर वन, नंबर ऑफ इंडियंस इन गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज इंक्रीज्ड अप टू 3 टाइम्स। पहले 60 होते थे तो 60 को 3 टाइम्स तक कर दिया गया। मतलब ये गया तकरीबन कोई 250-300 के करीब उन्होंने मेंबर कर दिए और यही चीज लखनऊ पैक्ट में डिमांड की गई थी तो उसको उन्होंने ओबे किया, ऐसे ही किया, ठीक है। नंबर टू, अब बाइकैमरल लेजिस्लेचर वाज सेटअप। एक बाइकैमरल लेजिस्लेचर सेटअप किया गया जो है नेशनल असेंबली की तरफ ऊपर जो है नेशनल लेवल पे, जैसे अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में है या इंडिया में है, लेकिन ये फेडरेशन की तरफ उनको लेके जा रहे थे कि लोअर हाउस था जैसे इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया, उसके मेंबर 145 थे, 3 साल का उसका जो था वो मुद्दा था, टेन्योर था। अपर हाउस दिया गया, काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया, इसके 60 मेंबर थे और उसका 5 टाइम्स का जो था वो उसका टर्म दिया गया, ठीक है। जैसे पाकिस्तान का है ना सेनेट और नेशनल असेंबली है, बिल्कुल वहाँ पे भी जो इंडिया की असेंबली बनाई गई, पार्लियामेंट बनाई गई, उसके अपर और लोअर हाउस बनाए गए और यही डिमांड की गई थी कि पावर डिवाइडेड होने चाहिए, तो उसको भी उन्होंने माना। सब्जेक्ट्स या डिपार्टमेंट्स वर डिवाइडेड इनटू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल्स, ठीक है। सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे सब्जेक्ट्स भी डिवाइडेड कर दिए गए, जैसे लखनऊ पैक्ट में कहा गया था कि ये सब्जेक्ट होंगे या डिपार्टमेंट होंगे, इनको सेंटर संभालेगा और कुछ ये होंगे जिनको संभालेगा, कौन संभालेगा, इनको सूबे संभालेंगे, यानी पावर की डिवीजन हो रही थी, ठीक है। यानी सेंट्रल सब्जेक्ट्स कौन से रखे गए, उन्हें डिफेंस हो गई, फॉरेन अफेयर्स हो गए, कस्टम्स हो गई, रेलवे, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये फेडरेशन की, ये सेंटर की मर्जी है, सेंट्रल इनको संभालेगा। प्रोविंशियल के अंदर क्या किया गया, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ये सारे लोकल ये जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिए गए कि ये वो संभालेंगे। गॉट इट? तो दिस इज द थिंग, ये वही चीज थी। ये आप देखें किस तरीके से बहुत ही ज्यादा आपको डेवलप्ड चीजें नजर आ रही हैं इस रिफॉर्म्स के अंदर, ठीक है, कि ज्यादा पावर दिए जा रहे हैं इंडियंस को एज कम्पेयर टू फर्स्ट, क्योंकि प्रेशर ज्यादा था इस टाइम पे और ये ब्रिटिश को पता था। राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज केप्ट इंटैक्ट।
वो राइट ऑफ सेल्फ एलिटरेट को रखा गया इन्हीं के अंदर ही, वो ठीक होगा जैसे ही है। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया फॉर इंडिया वाज गिवन सैलरी फ्रॉम द ब्रिटिश फाइनेंस, अर्लियर ही गॉट फ्रॉम द इंडियन फाइनेंस। वही बात जो लखनऊ पैक्ट में कही गई कि उसको पैसे अपने पैसों से दें, हमारे पैसे को कौन लेता है, उसके पावर भी खत्म करो थोड़े। तो ये चीज उनकी मानेंगे, ये पावर तो खत्म नहीं की, उनके बराबर उनके पैसे जो थे, उनकी सैलरी वो ब्रिटिश के खजाने से दी जाने लगी, पहले वो इंडिया के खजाने से दी जाती थी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर था, ठीक है, मॉन्टेग जेम्स फॉर रिफॉर्म्स का, दैट वाज डियार्की सिस्टम। क्या? डियार्की सिस्टम। डियार्की सिस्टम, तो डियार्की सिस्टम का मतलब क्या है? डियार्की मतलब डबल रूल। तो अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर्स वर डिवाइडेड बिटवीन टू अथॉरिटीज इन द प्रोविंसेस। तो प्रोविंसेस के जो पावर थे उनको दो अथॉरिटीज में डिवाइड किया गया। फेडरेशन के पावर नहीं, सूबों के पावर को मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, उसे कहते हैं डियार्की कहते हैं। ये आपको यहाँ पे क्लियर पता चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये डियार्की सिस्टम है। डियार्की कैसे है? डियार्की इस तरीके से है कि एक सेंट्रल सब्जेक्ट से, एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट से, यानी सेंट्रल के अंदर डिफेंस वगैरह आ रहे थे और यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह आ रहे थे। तो अभी डियार्की क्या थी? इन्हीं प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक सब्जेक्ट ट्रांसफर रखे गए, एक रखे गए रिजर्व रखे गए। एक ट्रांसफर रखे गए और एक सब्जेक्ट रिजर्व रखे गए। कुछ सब्जेक्ट थे होते थे, वो उनको वो मैनेज करते थे, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होते थे उनको सिविल सर्विसेज जो थे, जो सेक्रेटरीज होते थे या ब्यूरोक्रेट्स होते थे, वो संभालते थे। तो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी पावर इंडियंस के हाथ में दिया जाने लगा था कि आप चलो संभालो जाके। इससे पहले तो इनकी जरूरत ही नहीं होती थी कि कोई हुकूमत तो संभालने थे, वहाँ के असेंबली के जो मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर थे, उन्होंने। तो ये डियार्की सिस्टम था जो उस टाइम पे दिया गया, ठीक है। ओके, सो फिर क्या होता है अंदर, जो आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ आई होंगी। तो फिर ये था, दिस वाज ऑल अबाउट दी जो था, ये आपने देखा कि ये मॉन्टेग जेम्स फॉर रिफॉर्म्स थे, कि जिसके अंदर बहुत सारी नई फीचर्स आपको पता चले होंगे, कि जिसके अंदर आपको जो इनकी डिमांड थी वो डिमांड्स आपको पूरी होती हुई नज़र आई होंगी, ठीक है। तो इसकी असेसमेंट अगर करें कि ये जो रिफॉर्म्स थे इनके क्या फ़ायदे नुकसान थे, इनको थोड़ा क्रिटिकली देखें, तो हमें पहली दफ़ा पता चलेगा कि इंडियंस वर इंट्रोड्यूस्ड विद द पार्शियल सेल्फ गवर्नमेंट। इनको पहली दफ़ा पार्शियल सेल्फ गवर्नमेंट दी गई, फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री। पहले तो इनकी सोच ही नहीं थी कि इनको हुकूमत भी मिल सकती है, बट इस टाइम पे दी गई। उसका रीज़न क्या था? रीज़न वही था जो पीछे हमने देखा कि ब्रिटिश खुद परेशान था, मूवमेंट्स चल रही थी, वादा किया हुआ था सेल्फ रूल का, यूनिटी हो गई थी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कांग्रेस मिल गए थे आपस में, तो इस वजह से उनको मजबूरी थी ये सारी चीज़ें देने की, उनको अपना पॉलिटिकल पावर वहाँ पे मेंटेन करना था, ठीक है। तो पहली दफ़ा पार्शियल सेल्फ गवर्नमेंट दिए गए, क्योंकि कैसे दिए गए? जैसे मैं बताया, डियार्की सिस्टम के अंदर जो सूबे के पावर थे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में दिए गए पहली दफ़ा। डियार्की जो था एक यूनिक डेवलपमेंट थी इसके अंदर, जिसमें पावर्स को डिवाइड किया गया, पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था। इंडियंस फिर भी डिससेटिस्फाइड थे, वो कह रहे थे नहीं, फिर भी गलत है। वाई? बिकॉज certain events intensified Indians' emotions against the British government, like जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, रोलेट एक्ट, वर्ल्ड वार ने जो ट्रीचरी की थी, उन्होंने गद्दारी की थी कि हम पावर दे देंगे, नहीं दिया, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ओवर टर्की एंड ऑटोमन एम्पायर एट्सेट्रा। और 1919 के अंदर एक ट्रीटी ऑफ सिवियर हुआ था जिसमें टर्की के ऊपर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था और जो मुसलमानों की खिलाफत थी उसको भी उसने ख़त्म कर दिया था। तो इस वजह से मुसलमान जो थे, हालांकि इतने पावर मिले थे, इंडियंस जो थे हालांकि उनको इतने पावर्स मिले थे, बट उन सारे पावर्स के बावजूद भी वो इन पावर से ना खुश थे। तो पहले तो राजी थे, वो देखा है ना 1919 में कैसे आराम से जा रहे थे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे इनमें अवेयरनेस आ रही थी, जैसे इनमें सिचुएशन ज़्यादा क्रिएट हो रही थी, तो ये भी ज़्यादा पावर्स की बात करते जा रहे थे, ठीक है। ये फिर भी डिससेटिस्फाइड थे, गवर्नर जनरल के पास फिर भी ज़्यादा पावर रखे गए, ठीक है। थोड़ा बहुत सेल्फ रूल दिया गया इनको, जिससे ऑल्दो इनको सेटिस्फाइड होना चाहिए था, बट ब्रिटिश की कुछ हरकतें ऐसी थी जिन्होंने उसको उसके जो डिससेटिस्फिकेशन इंडियंस की वो बढ़ा दी। जैसे मैंने बताया, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, रोलेट एक्ट, वर्ल्ड वार और जो टर्की के ऊपर कब्जा था, इस सारी सिचुएशन को इन्होंने जो है, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश था वो, सॉरी इंडियंस थे, वो डिससेटिस्फाइड हो गए इन सारी सिचुएशन के अंदर। गॉट इट? ये थे मॉन्टेग जेम्स फॉर रिफॉर्म्स।